विधवा ब्राह्मण स्त्रिया अनसे समजला जाणारा मुलगा दत्तक घेतला। और यहीं पे एक उनके जीवन में जो घटना है, आज जो हम महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो संतान के रूप में उनके जो इकलौते बेटे जो डॉक्टर यशवंत, तो ये भी जो है, इन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने खुद की कभी संतान होने नहीं दी है। उन्होंने बहुजन समाज को ही अपना पूरा अपनी संतानें माना। और इसी बीच एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के एक अन्य मतलब वो भी एक अलग तरीके से गर्भधारण हुआ था, आगे उसका जिक्र हम करेंगे। तो उस बच्चे को भी गोद लेकर एक दू दूसरे मतलब वो ब्राह्मण जाति से था, जिस ब्राह्मण जाति ने उनके ऊपर इतना उनका अपमान किया, उनके ऊपर गोबर पत्थर गालियां गंदा पानी फेंक कर हमेशा उन्हें अपमानित किया गया, उसी समाज की एक महिला जो अ, गर्भधारण कर लेती है विधवा होने के बावजूद, तो उसका जो है सिर्फ डिलीवरी नहीं, तो उस बच्चे को वो गोद भी लेते हैं, उसे अपना नाम भी देते हैं और साथ ही साथ उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर भी बनाते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी के लिए बता दूं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, उनका जो दत्तक लिया हुआ पुत्र जिनका नाम यशवंत था, तो वो एज अ प्रोफेशनल उनका एजुकेशन जो है वो डॉक्टर थे। उन्हें डॉक्टरी तक के पढ़ाया गया था। आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करणारी समाज सुधारक स्वतःच्या दत्तक मुलाला सुद्धा आंतरजातीय विवाह करून दिला होता। देखिए कितना बड़ा योगदान, सिर्फ उन्होंने उसे गोद ही नहीं लिया, गोद ही नहीं लिया, उसे डॉक्टर भी बनाया, और डॉक्टर भी नहीं तो खुद एक रोल मॉडल बनके, एक आदर्श परिवार बनकर उन्होंने अपने लड़के का जो है अंतरजातीय विवाह विवाह करवाया। जहां एक जाति दूसरी जाति से विवाह करना भी मतलब पाप समझा जाता था, वहां पे इन्होंने खुद अपने घर से, अपने परिवार से ये शुरुआत की। खुद के बेटे की जो शादी है वो अंतरजातीय विवाह, दूसरी जाति से शादी शादी करवाई। हुंडा विहरित सामूहिक विवाहाचा प्रवर्तक सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले हमेशा जो दहेज प्रथा थी उसके विरोध में वो हमेशा आवाज उठाते रहे और उसका हमेशा खंडन करते रहे इस प्रथा का। रोटीबंदीच्या काळात सर्व जातीय महिलांचे तिळगुळाने मोठमोठे मेळावे घेणाऱ्या पहिल्या जाती निर्मूलन। तो उस देश से जात पात का निर्मूलन हो, उसका खात्मा हो, इसीलिए कुछ मतलब तिड़ गुड़, उस समय का तिड़ गुड़ ये जो होता है, ये एक गुड़ जो आप हमेशा जानते हैं, और तिल्ली जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो है आयोजन ऐसा किया जाता था, हर जाति के लोगों को वहां पे इनवाइट किया जाता था, और एक दूसरे का मुंह मीठा करके लोगों के बीच में जो जातियों को लेके जो संकुचित मानसिकता थी, उस मानसिकता से निकल के जाति विहीन समाज बनाने के लिए इस तरीके के प्रयोग जो है वो फुले परिवार द्वारा हमेशा समय समय पे आयोजित किया जाता था। मराठीतील पहिली पुस्तक संपादिका आणि प्रकाशिका महात्मा फुले यांची भाषणे टिपणे काढून संपादित करून प्रकाशित केली। तो मराठी लिटरेचर में सबसे पहली, जिसे हम संपादक संपादक कहते हैं, एडिटर, तो पहली एडिटर जो है वो सावित्री आई, पहली महिला एडिटर भी जो रही है तो वो सावित्री आई फुले ही रही है। उन्होंने महात्मा फुले जी के जितने भाषण थे, उनके जितने भी लेख थे, उन सभी को सभी का एडिटिंग करके, उसका संपादन करके जो है उसे पब्लिश भी किया। तो इस तरीके से जो सावित्री आई फुले है, इस देश की पहली महिला एडिटर के रूप में भी उन्हें हम जान सकते हैं। विधवाच्या केशवपण विरोधात नाव्याचा यशस्वी संप घडवून आणला हा भारतातील पहिला यशस्वी संप होता। ये देखिए उस समय की व्यवस्था, आपको पता होगा कि महिलाओं को जो है, जो विधवा होती थी, मतलब कम उम्र में जो विधवा हो जाती थी, तो उनके बाल, उनका मुंडन कर दिया जाता था, और मुंडन करने के लिए जो नाई जो होता था वही मुंडन करने का काम करते थे। तो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले और इनके विचारों का कितना प्रभाव है, इस घटना से हम जान सकते हैं कि भाई उन्होंने नाई समाज को ही अपने फेवर में, जितने नाई लोग थे जो मुंडन करवाने का काम करते थे, तो उन्हीं को ही अपने फेवर में, मतलब जिस नाई समाज का, जिस काम की वजह से
पेट भरता था, 2 वक़्त की रोटी का प्रबंध होता था। तो उन्हीं को अपने इस आंदोलन में जोड़ के उन्हीं से स्ट्राइक करवाया कि भई हम विधवाओं के जो है विधवाओं का जो है वो मुंडन नहीं करेंगे। और इस तरीके का सफल आंदोलन जो है सबसे पहली बार इस देश में जो है वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी द्वारा इस देश में किया गया। त्या प्रभावी वक्ता होत्या. वो एक बहुत ही अच्छे वो स्पीकर्स थे. सत्यशोधक समाजाच्या व इतर कार्यक्रमात त्यांनी बरीच भाषणे दिली. वो बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे, स्पीकर थे. और जो सत्यशोधक समाज की जो महात्मा फुले द्वारा एक संगठना बनाई गई थी, उस संगठना के कई कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत सारी भाषणी, प्रभावशाली भाषणी दी. तो ये भी पता चलता है कि इस देश की पहली वक्ता वो सावित्रीबाई फुले को ही उसका सन्मान जाता है. पतीच्या हत्येनंतर स्वतः टिटवे घेऊन जाणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला. देखिए, हम सभी पुरानी व्यवस्था से कम इतना तो परिचित है कि भाई महिलाओं को शमशान घाट में अंतिम यात्रा में भले पति की क्यों ना हो, बेटे की क्यों ना हो, वो शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकती थी. ऐसी प्रथाएं उस समय प्रचलित थी. लेकिन सावित्रीबाई फुले, जब महात्मा फुले जी का महापरिनिर्वाण होता है तो उनकी अंतिम यात्रा में वो है खुद सबसे आगे रहकर, सिर्फ आगे ही नहीं रही, तो आज तक किसी ने मतलब महिला ने किसी अग्नि को जो है अग्नि देने का काम जो है वो हमेशा पुत्र करते थे, लड़का करता था, पुरुष करते थे. लेकिन अपने पति की अग्नि चिता को अग्नि देने का काम काम भी जो है वो सावित्रीबाई फुले ने करके पूरे भारतीय समाज के आगे एक समता की, महिला पुरुष समानता की एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो उन्होंने कायम की है, वो हमारे बीच रखी है. तो सत्यशोधक समाजाच्या पहिला महिला अध्यक्ष, जहां महिलाओं को सिर्फ बच्चे और चूल्हा यहीं पे, और पति की सेवा, घर की सेवा, घर के काम यहीं पे, मतलब जिस व्यवस्था ने जो है बांध के रखा था, उसी व्यवस्था में सावित्रीबाई फुले जो है एक सामाजिक संगठन की एक पहली महिला अध्यक्ष बनी. और थोड़ी देर पहले देखे कि वो एक बहुत अच्छी वक्ता भी थी और अध्यक्ष बनकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कई बार संबोधन भी किया. उसके बाद देखते हैं कि कुछ बुरे हालात इस तरीके से भी आए कि 1896 की बात है. उस समय जो है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था. और इस अकाल में भी जो है फुले परिवार किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहे. उन्होंने जितना हो सके क्षमता से ज़्यादा अपना पूरा सहयोग और पूरी तरीके से जो है उस विपदा से बहुजन समाज को निकालने के लिए, उनकी मदद के लिए सामने आए और उन्होंने किया. आगे देखेंगे. और इसी घटना के कारण जो है सावित्रीबाई फुले का भी महापरिनिर्वाण यही सेवा करते हुए हुई, बहुजन समाज की सेवा करते हुए. फिर उसके बाद 1896 के बाद साल ही में, मतलब एक ही साल में 2 बार अकाल पडा था. सरकार दरबारी गहाणे मांडून दुष्काळग्रस्तांना रोजगार हमीसारखी दुष्काळी कामे सरकारला सुरू करण्यास भाग पडले. और इसके साथ जो है उन्होंने सिर्फ इस अकाल में जो है खुद तो अपना योगदान दिया ही दिया, साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी प्रभाव, एक प्रेशर बनाया कि भाई सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस अकाल पीड़ित लोगों की जो है मदद के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाए. तो इस तरीके का जो दबाव भी जो है वो फुले परिवार के द्वारा सरकार के ऊपर बनाया गया. 1876 का जो अकाल, मतलब उसके पहले भी जो एक अकाल आया था, तो उसमें जो कई लोगों पे भूखे मरने की जो नौबत आई थी, तो ऐसे समय पे 52 ऐसी भोजन दान केंद्र उनके द्वारा चलाए गए. तो देखिए, मतलब कितना कुछ किया है, कितना कुछ किया है. ये हो सकता है कि लोग इसी को प्रेजेंटेशन समझे. तो मुझे पता था कि उनका जीवन काल जब मैं पढ़ा तो बहुत ही उनका कार्य जो है बहुत ही बड़े और बहुत ही लंबे रहे हैं. तो उस वजह से जो है मैंने सबसे पहले ये सोचा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो पहले एक एक शॉर्ट समरी इनका ले ले कि भाई उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए.
तो देखिए इस अकाल के समय में पीड़ितों के लिए जहाँ भूखे मरने की नौबत आई थी, तो उस समय अकेले फुले परिवार द्वारा जगह-जगह पर ऐसे अनेकों जगह पर टोटल कुल मिलाकर 52 भोजन दान केंद्र उनको दोपहर का और शाम का 2 वक़्त का जो खाने का अरेंजमेंट जो है, उनको भोजन की जो व्यवस्था थी, वो फुले परिवार द्वारा किया गया था. भारतातील पहिल्या वृत्तपत्र संपादिका तनुबाई बिर्जे यांना शिकवण्याचे, त्यांच्या सत्यशोधकी विचार रुजविण्याचे व त्यांना समाजकार्यासाठी तैयार करण्याचे बहुमोल कार्य सावित्रीमाई ने केली. तो इस देश की जो पहली न्यूज़ एडिटर तनुबाई बिर्जे, तो इनको जो है पढ़ाने का काम भी जो है सावित्रीबाई फुले के ही ये स्टूडेंट रहे हैं, जो आगे चल के एक न्यूज़पेपर में एडिटर की पोस्ट पे, संपादक के पद पे जिन्होंने काम किया. और अ, उनके सत्यशोध की मतलब महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचारों से ही प्रभावित होके उन्होंने भी फिर जो है अपना बहुमूल्य योगदान जो है समाज कार्यों में इनके द्वारा, इनकी इस विद्यार्थी द्वारा जो है तनुबाई बिर्जे द्वारा दिया गया. ताराबाई शिंदे यांना पहिल्या स्त्रीवादी लेखिका म्हणून पुढे आणण्याच्या कार्यात सावित्रीबाई फुले यांचा मोलाचा वाटा. जिन्हें पहली स्त्री लेखक, महिलाओं के ऊपर लेखन करने वाली जो सबसे पहली लेखिका ताराबाई शिंदे, तो ताराबाई शिंदे जो पहली स्त्रीवादी लेखिका बनने का भी जो गौरव इन्हें प्राप्त होता है, तो ये भी गौरव जो है सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि ये उन्हीं के नेतृत्व में ये सारे काम, ये अचीवमेंट्स अन्य महिलाओं ने अचीव कर पाई है. बहुजनांची चळवळ चालविणाऱ्या पहिल्या महिला पुढारी. इतना सारा देखने के बाद ये पॉइंट को तो कोई नकार नहीं सकता. ये हमें समझने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज के लिए सबसे पहला और सफलतापूर्वक आंदोलन चलाने वाली अगर सबसे पहली अगर कोई महिला है, तो वो महिला सावित्रीबाई फुले और उनका साथ हमेशा साथ देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले. भारतीय महिला मुक्ति व महिला सबलीकरण आंदोलनाच्या पहिल्या नेता. महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, इसके लिए भी आंदोलन करने वाली इस देश की सबसे पहली महिला के रूप में सावित्रीबाई फुले को जानते हैं. ऐसे इनके कई कामों को देखकर, ऐसे इनके कई कार्यों को देखकर 2017 में जो है गूगल ने 3 जनवरी को जो है सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो गूगल का सर्चिंग बार जो होता है, जिसे हम डूडल कहते हैं, तो डूडल पे जो है उनका एक इमेज दिया था, और वो इमेज भी देखिए कितना कुछ कह रहा है. अभी सर स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? जी जी, स्क्रीन पे दिख रहा है. हाँ, तो दर्शक देख सकते हैं कि ये 2017 का डूडल है, जो जी गूगल ने सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती में और इनके सम्मान में जो है दिन भर के लिए रखा गया था. सर इसके बाद हम नेक्स्ट पड़ाव पे जा रहे हैं. सर आपके तरफ से वॉइस आ रही है सर? म्यूट म्यूट कर देता हूँ मैं अपने. प्लीज. हाँ, तो साथियों, हमारे महाराष्ट्र में तो इस तरीके की रैलियां हर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाती है. आपके तरफ किस तरीके का आयोजन किया जाता है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ताकि आपके इधर की कोई नई आइडिया को लेकर हम भी उससे जो है अपने एरिया में जो है वो कर सके. इसलिए आप अपने जी तरफ किस तरीके से जयंती, सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं, जो नहीं मनाए आज तक के और जो मनाना चाहे तो इस तरीके से रैलियां निकाली जाती है, तो आप भी अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जो है रैली का आयोजन कर सकते हैं और इस जी तरीके से सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती भी मना सकते हैं. जी जी, मैं तो इससे कुछ सर बोलना मैं, चाह रहा हूँ सर कि हाँ आपने सर मैं पूछा वही कि बोल रहा हूँ. हाँ, आपने पूछा कि क्या हमारी तरफ भी ऐसी रैलियां निकाली जाती हैं. तो सर बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई रैलियां नहीं निकाली जाती हैं, क्योंकि हमारी तरफ लोग सरस्वती के पुजारी ज़्यादा हैं. उनका मानना है कि सरस्वती ही पहली महिला शिक्षिका थी. और हालांकि अब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है सोशल मीडिया की वजह से, तो लोग थोड़ा सा जागे हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा मनाया जाता होगा या जाते होंगे. बहुजन समाज में कहीं न कहीं थोड़ी सी अवेयरनेस है, लेकिन पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में ही मैं देखता हूँ कि जगह-जगह स्कूलों के अंदर सावित्रीबाई फुले का फोटो होता है, मूर्ति लगी होती है. लेकिन अपने उत्तर भारत साइड में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ
और एक बात और बता दूं, जिस महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फुले जी ने संघर्ष किया था, उन महिलाओं को भी इनका नाम तक पता नहीं था। वो तो सोशल मीडिया का शुक्र मनाइए कि उन्होंने इस तरह से लोगों के तक बातें पहुंचाई, अपने महापुरुषों को हम लोगों तक पहुंचाया है। जी सर, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद कि आपने इस बात से मेरे लिए भी मुझे लगा था कि भाई कम से कम हर राज्य में कम से कम मनाते होंगे छोटे-मोटे लेवल पे तो भी। लेकिन ये जिस तरीके से अभी हमने देखे कि उनका योगदान, उनके कार्य किस तरीके का रहा है, तो ये सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती छोटे-मोटे पैमाने पे नहीं, तो एक व्यापक रूप पे पूरे देश में मनानी चाहिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब ये सारी जानकारियाँ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए इस स्ट्रीम को और इस जानकारी को लोगों तक शेयर करना उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बहुजन समाज के हर व्यक्ति ने अपनी ज़िम्मेदारी समझे और इस इन्फॉर्मेशन को, इस स्ट्रीम को, क्योंकि आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, तो वो जो चीज़ें हैं लोगों तक पहुँचे, इसलिए प्लीज़ स्ट्रीम को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो हम थोड़ा-सा अभी ये तो हमने देख लिए कि उनका किस तरीके का जीवन संघर्ष रहा है। अभी थोड़ा-सा उनका जो है उनका बचपना कैसा रहा है, ये भी थोड़ा-सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सावित्रीबाई फुले इनका जन्म जो है वो एक सातारा के खंडाळा जो एक तहसील आती है, तालुका आता है नायगाँव में, जो वहाँ पर 3 जनवरी 1831 सन 1831 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जो था वो खंडोजी नेवसे पाटिल, उनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। सावित्री माई जो है वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। उनके 2 छोटे भाई-बहन थे जिसमें से सदू जी, सखाराम और श्रीपति, मतलब 3 भाई और 1 बहन, ऐसा परिवार था नेवसे पाटिल जी का। तो उसमें सावित्रीबाई फुले ये सबसे बडी थी. नेवसे पाटील यांच्या राहणाऱ्या थोर ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली होती. ठीक है, तो इनको जो है मतलब ये अच्छे खाते-पीते परिवार से थे, अच्छा जीवन जी रहे थे. इतना मतलब कुछ कुछ मतलब बहुत ही गरीब परिवार से थे ऐसा हम नहीं बोल सकते थे क्योंकि 13वीं शताब्दी से ही जो थे इनके पूर्वज जो थे वो मतलब शिवाजी महाराज के समय से ही शिवाजी मतलब मराठा साम्राज्य में ही उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका, तो उस वजह से जो है वहीं से उनको एक सम्मान प्राप्त हुआ है, वो सम्मान सावित्रीबाई फुले तक के भी रहा उसी तरीके का सम्मान। तो ये कहना कि सावित्रीबाई फुले एक बहुत ही गरीब घर से थी तो ऐसा नहीं था, वो एक लगभग लगभग एक अच्छे परिवार से ही संबंधित थी। उसके बाद हम सीधा तो उसके बाद हम सीधा जो जाते हैं कि उनका एजुकेशन किस तरीके से हुआ। तो बचपन में जो है रास्ते पर एक प्रोग्राम के दौरान एक मिशनरी इंसान जो है जिसने सावित्रीबाई फुले जी को जो है एक बाइबल गिफ्ट की थी, एक बाइबल किताब गिफ्ट की थी। तो उस समय सावित्रीबाई फुले जो है उनका एजुकेशन से कोई नाता नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन ये घटना इस बात को हमें याद दिलाती है कि भाई उनमें पढ़ने की कितनी इच्छा थी, कितनी इच्छा शक्ति थी उनकी पढ़ने की, लेकिन व्यवस्था की वजह से वो पढ़ नहीं पाए। ये इस बात का परिचय है कि उन्होंने वो बाइबल की किताब जो है वो उन्होंने अपने पास संभाल के रखी और वो इस उम्मीद के साथ संभाल के रखी कि जब मुझे पढ़ना लिखना आएगा तब मैं इसे पढ़ूंगी, तब मैं इसे पढ़ूंगी। तो ये घटना हमें इस बात का अंदाजा इस घटना से हमें अंदाजा होता है कि सावित्रीबाई फुले में पहले से ही शिक्षा के प्रति कितना लगाव और कितनी लगन थी, ये इस घटना से हमें पता चलता है। तो फिर शादी के बाद जब वो ससुराल आए और ससुराल आते समय उनकी जो साथ में वो कुछ जो चीज़ें लाए, तो उन चीज़ों में वो अपने साथ वो बाइबल भी लेकर आई थी, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे कभी ना मैं जब कभी भी पढ़ने पढ़ने लायक हो बनूँगी, तब मैं इस किताब को ज़रूर पढ़ूँगी। तो अब तक के जो है उनके पास किताब तो है लेकिन किताब पढ़ने के लिए उन्हें अभी तक के वो शिक्षा नहीं मिल पाई।
तो उसी बीच में फिर उनकी शादी हो जाती है 9 साल की उम्र में। और जब सावित्रीबाई फुले की शादी 9 साल की उम्र में होती है, तब ज्योतिबा फुले जो है वो 13 साल के थे। और ऐसे 13 साल के ज्योतिबा और 9 साल की सावित्रीबाई फुले, इनका विवाह होता है। शादी के बाद, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही, क्लियर है, आवाज क्लियर है। हाँ, क्योंकि क्या है, मेरे स्क्रीन पे थोड़ा सा बफरिंग का सिंबल आया था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, ओके आवाज आ सर, रही है थैंक सर, यू। इधर। ओके ओके। तो शादी के बाद जब ज्योतिराव फुले जो है, मतलब इनके अपने ससुराल में जब सावित्रीबाई फुले आती थी, तो वो जो महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी किताबें पढ़ने की कोशिश करती थी, भले ही उस समय उन्हें पढ़ना तो नहीं आता था। तो ये सारी चीजें जो है ज्योतिबा फुले देखते थे। त्यावर सामाजिक विचार विनिमय करने, मतलब जब ज्योतिबा फुले किताबें पढ़ते थे और उन किताबों को पढ़कर जब सावित्रीबाई फुले के साथ वो चर्चाएं करते थे, तो उन्हें भी जो है शिक्षा के प्रति एक लगाव, उनका उन्होंने जो अपनी इच्छा थी वो उनके सामने व्यक्त किए। और खैर उस समय तो खुद ज्योतिबा फुले भी पढ़ ही रहे थे, तो इस वजह से अ, उनका कार्यकाल स्टार्ट होने का था। लेकिन फिर उसके बाद अभी देखते हैं, यहाँ से अभी हम एक जिस तरीके से जो बदलाव का जो मुख्य कारण रहा, जो घटनाएं रही, वो यहाँ से पता चलती है। तो ये बात होती है, लग्न होऊन सासरी आल्यावर ज्योतिरावांचे पुस्तके वाचणे, त्यावर सामाजिक समस्या विचार विनिमय करणे, यामुळे त्यांचा वेगळा धाटणीचे शिक्षण होऊ लागले. सगुणाबाईच्या इंग्रजी बोलण्यामुळे व त्यांच्या चर्चेमुळे सुद्धा सावित्रीबाईचे आगळे वेगळे शिक्षण होत होते। तो जैसे ही शादी करके वो अपने ससुराल आते हैं, ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ाना लिखाना चालू कर देते हैं। और पढ़ा लिखाने के बाद वो खुद ज्योतिबा जी की किताबें जो है वो खुद भी पढ़ना चालू कर देते हैं। अब ज्योतिबा फुले ने भी वो किताब पढ़ी है, सावित्रीबाई फुले ने भी वो किताब पढ़ी है। अब दोनों ने वो किताब पढ़ने के बाद उस किताबों के ऊपर वो चर्चाएं भी करते हैं और चर्चाएं करते थे। अब इसी बीच में जो अभी एक नाम आ रहा है, जब भी हमने स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जो है सगुना, माता सगुना आई जी का, जो माई का हमने एक इमेज दिखाए थे, पिक्चर दिखाए थे, जिसमें फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, उनके 2 स्टूडेंट और जो एक तीसरी महिला जो थी, तो वो यही महिला है सगुना माई। इनका बहुत ही बड़ा योगदान जो रहा है महात्मा फुले जी को महात्मा फुले बनाने में, और सावित्रीबाई फुले को माता सावित्रीबाई बनाने में। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम इनको भी नमन करते हैं। तो सगुना माई जी का किस तरीके से योगदान रहा है, आगे हम जो शॉर्टली देखेंगे। तो सगुना माई जो थी वो इंग्लिश बोलने में उनको इंग्लिश आती थी। क्योंकि मैं इनका थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, ये जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी मौसेरी बहन थी, और ये विधवा थी। तो अपना पालन पोषण इनको घर से मतलब काफ़ी ताने सुनना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने जो है खुद के पैरों पे खड़े होकर काम-काज मज़दूरी की करके वो अपना खुद का पालन पोषण कर रही थी। वो एक ब्रिटिश के ब्रिटिश के लोगों के इधर जो है काम का मतलब घर घर का काम करने का काम किया करते थे। उस वजह से जो है वहाँ पे रहकर वो इंग्लिश बोलना भी सीखे। और जब सगुना माई जो है उनके बीच में जब इंग्लिश में बातें करते थे, तो एक अलग ही माहौल बन जाता था। और क्या था कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो है, इनकी जन्म के कुछ ही वर्षों बाद उनकी माताजी का भी देहांत हो जाता है, माता चिमनाई का। तो उस वजह से जो है गोविंदराव जी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले इनके पिता, उनको जो है उनका पालन पोषण करना, बच्चे की तरफ ध्यान देना और अपना व्यवसाय भी संभालना, तो ये बहुत ही उन्हें मतलब संकट की परिस्थिति थी। तो ऐसे समय में इनको भी सहारा नहीं था सगुना माई को। तो उन्होंने जो है गोविंदराव जी की इस समस्या का समाधान निकालने में बहुत बड़ी मदद की। इन्होंने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले को बचपन से ही माँ की तरह प्यार देकर छोटे से बड़ा किया, उनका पालन पोषण किया, उनको कभी माँ की कमी होने नहीं दी। इतना प्यार और हमेशा सहयोग सगुना माई सगुना जी का महात्मा फुले जी को रहा है। और इस तरीके से ये तीनों अभी पढ़ाई के लिए, कैसी पढ़ाई की शुरुआत होती है। ज्योतिराव व सावित्रीमाई दोघेही शेतात कामाला जात. दुपारच्या वेळी जेवण झाल्यानंतर
त्यांना काही वेळ उत्सव मिळते त्यावेळेस शेतीच्या आंब्याच्या झाडाखाली जमिनीवर काडीने रेखोटी मारून ज्योतिराव सावित्रीमाईंना व सगुणाबाईंना लिहायला वाचायला शिकवत असत. त्यातून अक्षराची ओळख, आकडेमोड, वचनलेखन इत्यादी कौशल्य व दोघंही आत्मसात केली. त्यानंतर सावित्रीमाई घरी आलेल्या पुस्तके वाचू लागले. तो देखिए सावित्रीबाई फुले को किताब पढ़ने का मौका कब मिला है, तो ये हमेशा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले खेती के काम करते थे। खेती के काम करते समय जब दोपहर में खाने का वक्त होता था तो उस समय जो थोड़ा सा आराम करने के लिए खाना खाने के बाद जो थोड़ा सा आराम करने का जो समय मिलता था तो वही आम के पेड़ के नीचे जमीन पर लकड़ी से, मतलब जमीन को ही आज ब्लैक बोर्ड हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश की पहली शिक्षिका, पहली अध्यापिका का एजुकेशन जो है जमीन पे लकड़ी से अक्षरों को उतार कर इस तरीके से उनकी शिक्षा की शुरुआत हो रही है। और सगुनाबाई भी जो है उन्हीं के साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले को और सगुनाबाई को दोनों को उसी आम के पेड़ के नीचे पढ़ाने का काम वहीं से उन्होंने चालू कर दिया। और जब इन्हें अक्षरों की पहचान हुई, अक्षरों की पहचान हुई और तब जाके इन्होंने जो है महात्मा फुले की जो किताबें उनके घर पे जो उनकी किताबें रहती थी वो जो पढ़ने के लिए लाते थे तो वो भी उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दिया. औपचारिक शिक्षणासाठी सगुणाबाई व सावित्रीबाई यांना ज्योतिरावांनी पुण्यातील नॉर्मन स्कूलमध्ये पाठवले. तो आगे जब इनका थोड़ा सा अक्षरों पे मतलब पढ़ना लिखना आ गया तो जो एक नॉर्मन स्कूल थी, मतलब जैसे ब्रिटिशों द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर जो था, तो वहाँ पे जो है इन्होंने जो है बाकी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो सगुणाबाई और सावित्री आई, इन दोनों ने जो है उस नॉर्मल स्कूल में ज्योतिराव फुले जी ने भेजा और वहाँ पे फिर उन्होंने इस चीज का ट्रेनिंग लिया. तेथील शाळा प्रमुख मिसेस मिचेल यांनी त्यांची परीक्षा घेऊन त्यांना सरळ तिसऱ्या वर्गात प्रवेश दिला. तो क्या हो गया था कि जिस तरीके से इन्हें पहले से पढ़ना तो आता था, अक्षरों की जानकारी हो गई थी, तो वहाँ की जो मिसेस थी उन्होंने उनको देखते हुए उनको पहली क्लास में एडमिशन न देते हुए डायरेक्ट तीसरी क्लास में उनको एडमिशन दे दिया. तो वो थी 1946 से लेकर 1947 के आसपास की ये घटना थी कि उनको वहाँ पे डायरेक्ट मतलब अपना एजुकेशन 1946-1947 में अपना वहाँ से उन्होंने एजुकेशन पूरा किया. तेथील शिक्षण आटोपल्यानंतर ज्योतिरावांनी या दोघांनाही अहमदनगरला मिसेस फॉरर बाईच्या शाळेत अध्यापक प्रशिक्षणासाठी पाठवलं. देखिए अभी उनका स्कूली शिक्षा पूरी हो गई है, उसके बाद ज्योतिराव फुले ने उन्हें अहमदनगर, जिसे शॉर्ट में नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो अहमदनगर में मिसेस फॉरर इनके स्कूल में भेजा. वहाँ पे उन्होंने एक टीचर का एजुकेशन लिया और ट्रेनिंग लिया और फिर वो आगे देखते हैं क्या होता है. ज्योतिरावांचे बालमित्र सदाशिवराव गावंडे यांच्या पत्नी सरस्वतीबाई यांनीही ते प्रशिक्षण पूर्ण केले. देखिए सिर्फ उन्होंने पहले सावित्रीबाई फुले को ही नहीं पढ़ाया, तो उन्होंने अपनी मौसेरी बहन को भी पढ़ाया. उन्हीं के साथ साथ पढ़ने के लिए उन्होंने मोटिवेट ज्योतिबा फुले जी ने उनके एक बहुत ही करीबी मित्र थे जिनका नाम है सदाशिव गावंडे, जो उनके बचपन के दोस्त थे, तो उनकी जो पत्नी थी सरस्वती माई, तो उनको भी उन्होंने ये इस तरीके की ट्रेनिंग करवाई. और ज्योतिरावांचे जे सहकारी केशवराव भावडकर यांची पुण्यात सरकारी शाळेत नेमणूक झाली होती, त्यांच्याकडून सावित्रीबाईंना अध्यापक संदर्भात नवीन नवीन गोष्टी शिकू लागल्या. तो उनके जो एक सहकारी थे केशव भावाड़कर करके, जो पूना की एक सरकारी स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो सावित्री माई जो है वहां पे जो है उस स्कूल में जाके मतलब उस स्कूल का वातावरण कैसा होता है, एक स्कूल कैसी चलाई जाती है, संचालन किया जाता है, तो वो उस स्कूल में जाकर ये सारी चीजें सीखने लगे. और इस प्रकार एक आदर्श शिक्षिका सावित्री आई वेगवेगळ्या ठिकाणाहून वेगवेगळ्या प्रकारे मिळालेले ते तसे शिक्षण पूर्ण केले. मतलब जहां जहां से जो सीखने को मिला वहां वहां से वो सारी चीजें सीख कर इस देश को एक आदर्श शिक्षिका सावित्री आई के रूप में हमें मिलती है. त्यानंतर त्यांनी जन्मभर वेगवेगळे पुस्तके वाचून, भाषणे ऐकून, चर्चा करून आपले शिक्षणाचे कार्य सतत सुरू केले. अब इतना एजुकेशन हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक के अलग अलग किताबों को पढ़कर, कई भाषणों को सुनकर, कई चर्चाओं में हिस्सा लेकर अपने शिक्षा का कार्य हमेशा कंटिन्यू रखा.
तो ये एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है एक छोटा-सा एक इमेज जो था हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में हमेशा पढ़ाते समय दिया जाता है। तो इमेज अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर चालू होता है सावित्रीबाई फुले का अभी पहला स्कूल जो है, जो हमने 1 जनवरी की स्ट्रीम में भी इसका ज़िक्र किया था कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनके द्वारा 1 जनवरी 1848 में पूना के भिड़ेवाड़ा में पहली बार महिलाओं के लिए जो है वो स्कूल खोली गई थी। ज्योतिराव जी के जो फ्रेंड थे ताता साहेब भिड़े, इन्होंने अपने ही घर में स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले उन्हें जगह दी। तो उन ताता ताता साहेब को भी हम नमन करते हैं कि उन्होंने इस महान कार्य में ज्योतिबा फुले जी का साथ दिया। सिर्फ इन्होंने इतना ही नहीं, साथ ही नहीं दिया साथियों, तो इन्होंने अपने पास से 101 रुपए की डोनेशन देकर भी डोनेशन भी दिया आगे के कार्यकाल के लिए। उनके वो बहुत ही करीबी मित्र थे और हर महीने 5 रुपए, मतलब उस ज़माने के 5 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो 5 रुपए देने की भी एक इच्छा उनके सामने रखा कि भई ये स्कूल बंद ना पड़े, इसके लिए मेरे तरफ से हर महीने 5 रुपए का एक योगदान भी रहेगा, ऐसी इच्छा उन्होंने रखी। साथ ही उनके बाकी के जो साथी थे जैसे सदाशिवराव गुंडाने, केशवराव भाड़वड़कर भावाड़कर, जगन्नाथ सदाशिवराव जी, अण्णा सहस्त्रबुद्धे, बापूराव जी मांडे, विष्णु मोरेश्वर भिड़े, कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर, विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णुपंत थत्ते, इन सभी साथियों ने जो है इस शैक्षणिक काम में ज्योतिराव फुले जी को जो है एक बहुत अच्छी, मतलब शुरुआत करने में काफी मदद हुई इन सभी साथियों की। और भारतीय व्यक्तींना भारतात मुलींसाठी काढलेली ही पहिली शाळा त्यावेळी, और इस तरीके से इस पूरे साथियों के अपने दोस्तों के सहयोग से और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इनके नेतृत्व में इस देश में जो है पहली स्कूल 1 जनवरी 1848 में शुरू की गई। तो साथियों, जब ये स्कूल इस देश में महिलाओं के लिए जब पहली स्कूल खोली गई, तब महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी उम्र 21 साल थी और सावित्रीबाई फुले सिर्फ 18 साल की थी। तो हम अगर आज अपने बारे में सोचते हैं तो 18 साल में हम क्या कर रहे थे और 21 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हैं, हमारा युवा क्या कर रहा है, ये हमने खुद से सवाल करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले 21 साल और 18 साल की उम्र में इस देश में एक क्रांति लाते हैं, शिक्षा की शुरुआत करते हैं, व्यवस्था के खिलाफ जाकर एक क्रांति की शुरुआत करते हैं, सिर्फ 21 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में। तो एक सवाल हमारे लिए भी बनता है कि हम इस उम्र में क्या कर रहे थे और करते थे। तो इस तरीके से जो पहली स्कूल खुली गई थी, उस स्कूल में उस समय 6 स्टूडेंट्स उनके स्कूल में पढ़ने आते थे, जिसमें अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी थत्ते, सोनू पवार, जनी कार्डिले। तो सदियों नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इस स्कूल में ये ऐसा नहीं था कि लड़कियों के लिए स्कूल थी, तो सिर्फ बहुजन समाज की ही लड़कियां उस स्कूल में पढ़ रही है। आप नाम से समझ सकते हैं कि इस स्कूल में एक ब्राह्मण बच्ची भी पढ़ रही है, ब्राह्मण की बच्ची भी पढ़ रही है, मराठा की बच्ची भी पढ़ रही है, धनगर की बच्ची भी पढ़ रही है। मतलब आज जहां बीच में हम न्यूज़पेपर में देखे कि पीने के पानी को लेकर एक टीचर द्वारा एक बच्चे की, मतलब इतनी पिटाई की जाती है कि उस बच्चे को ये संसार छोड़ के जाना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। इतना जाति भेद आज के युग में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके द्वारा जो पहली स्कूल खोली गई, उसमें देखिए, मतलब जातियों का कहीं पर भी आपको जरा सा भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक ही क्लास में अलग अलग समाज के अलग अलग जाति के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो इस तरीके की जो स्कूल है वो सावित्रीबाई फुले द्वारा इस देश में और ज्योतिबा फुले द्वारा इस देश में पहली चालू की गई थी। मुलींसाठी शाळा काढणे हे त्यावेळी अत्यंत कठीण काम व अशक्य कार्य होते. स्त्रियांची गणना शूद्रांमध्ये करण्यात येत असे. शूद्रांना शिक्षण घेण्यास धर्मशास्त्राने मनाई केली होती. त्यामुळे स्त्रियांना मुलींना शिक्षण देणे म्हणजे घोर अधर्म करणे होय. तसेच तेथील धर्म मार्तंडांनी ठाम मत होते. तसेच मुली शिकल्या तर त्या लवकर विधवा होतात. त्यांनी शिजवलेले
अन्यात किडे पडतात, देव देवतांचा भारी कोप होतो, असे गैरसमजही समाजात समाजात पसरवले गेले. देखिए, मतलब एक तरफ इतना महान कार्य चल रहा है और इस तरफ की जो वनवादी व्यवस्था ये मतलब किस तरीके की अफवाह फैला रही है कि भाई अगर लड़की अगर स्कूल में चले गई तो सबसे पहली बात तो उन्होंने महिलाओं को जो है शूद्र वर्ण में डाल दिया और शूद्र वर्ण में डालने की वजह से शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है, उसके लिए सबसे पहले मनाही कर दी। अब जब महिलाएं पढ़ना चालू कर दिए तो उसके बाद क्या किस तरीके की अफवाह फैले कि अगर महिलाएं अगर पढ़ लेती है तो ये सबसे पहले तो अधर्म होता है और इस अधर्म के वजह से जो है वो जल्द से जल्द विधवा हो जाती है। तो देखिए किस तरीके की मतलब अ, षड्यंत्र, किस तरीके की मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अगर भाई तुम अपनी लड़कियों को पढ़ाओगे तो वो बहुत जल्द ही विधवा हो जाएंगी। अगर वो खाना बनाएंगी तो उस खाने में कीड़े पड़ जाएंगे, देवी देवताओं का उनके ऊपर एक कोप आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां और अफवाहें जो है लोगों के बीच में फैलाने का काम जो है उस समय की मनुवादी व्यवस्था कर रही थी। सर आप इस पर कुछ कहेंगे? क्या है हाँ सर, आप कंटिन्यू करें। और एक मिनट में थोड़ा सा एक दो कमेंट ले लेता हूँ। बिल्कुल, ये जो आप बातें बता रहे हैं सर, हम लोगों के लिए बड़ी पहले सुनने में आने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ कमेंट ले लेते हैं। राज रूप का कहते हैं कि रमेश जी, आपने यूपी में 6th क्लास में इंग्लिश पढ़ी, मैं तो दिल्ली में 6th क्लास में इंग्लिश पढ़ी थी। तो देखें सर, आपके यहाँ तो आप पहले से ही आगे हैं। दिल्ली और यूपी दोनों जन जो है इसमें देखिए देश पीछे के ही है। राजधानी में ये हाल है सर। जी जी, अभी पढ़ाया जाता होगा, लेकिन इसके पहले जब हम लोग पढ़ाई शिक्षा हुई तब की बातें कर रहे हैं वो। तो ये हालत थी उस टाइम पे। आइए देखते हैं, एक गपोड़ फ्रिक्शन जी हैं, ये कह रहे हैं कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी वाले पंडित जी हूँ, हर कुंवर सेठानी का नाम ले रहे हैं, पहली महिलाओं को स्कूल खोलने वाली के तौर पर। जी, अगर इसका कुछ सेठानी जी का कुछ प्रमाण है तो बताएं, हम लोग भी देखते हैं उनको कौन कौन है। हमें तो बहुजनों के सामने तो माता सावित्रीबाई फुले ही निकल के आई हैं। तो अगर कुछ प्रमाण हो तो बताएं सर। अच्छा, प्लेसबो भाई हैं, कहते हैं कि रियल आयरन लेडी माँ फुले। जी बिल्कुल, रियल आयरन आयरन लेडी ही हैं वो। क्राइम मास्टर गोगो सर कह रहे हैं कि सभी साथियों से क्रांतिकारी जय भीम। जब भी स्ट्रीम शुरू होती है कम से कम 5 लोगों को लिंक जरूर शेयर करें। तो जी सर, आप लोग ये जो है कि ये काम जरूर शुरू करें। लिंक जब शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी और वो जो अमूल्य जानकारी है आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ये काम, महान काम में आप लोग जो है कि बिल्कुल कोताही ना करें। नेचुरल वर्ड सर का कमेंट्स है, कहते हैं कि आदरणीय जय भीम। जय भीम सर, आपको भी बहुत बहुत जय भीम। और मोदी भक्तन का अपने ही अंदाज में एक कमेंट्स है, हमारी तरफ से आयोजन नहीं होते सिवाय अंबेडकर जयंती के। जी बिल्कुल, ये भी बात सही कहा। ये उस बात पे चर्चा कर रहे हैं जब हम लोग कह रहे थे कि क्या, आपने सवाल हमसे किया था कि क्या आपकी तरफ आयोजन होता है क्या सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर या ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन पर। तो ये मोदी भक्तन जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो अंबेडकर के अलावा किसी की भी जयंती नहीं मनाई जाती है। बिल्कुल सही है, यही बात मैं भी कह रहा था कि हमारे यहाँ भी नहीं होती है। हालांकि अंबेडकर जयंती भी बहुत बाद, जब कांसीराम जी का आंदोलन चलने लगा, उसके बाद से लोग मनाना शुरू किए और जानने लगे। और ये आपके कमेंट्स और है, तो कहते हैं मोदी भक्तन की जितने भी समाजवादी और रचनात्मक कार्य हैं सब के सब फुले दंपत्ति ने शुभारंभ किए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एकदम वही बात है जो हम लोग कहने वाले कह रहे हैं कि सर बता रहे थे कि क्या क्या आयोजन सरकार जो चला रही योजनाएं और जो भी चीजें आज हम लोगों को लगती है कि नई है, वो फूले दंपत्ति बहुत पहले ही चला चुके थे वो लोग। यानी कि उसे खाली दोहराने, अगर फूले दंपत्ति की ही कहानियों को पढ़कर देख करके उनको जान करके अगर सरकार चलाएं तो सारी शिक्षाएं, सारी योजनाएं उनको अवेलेबल मिल जाती हैं वहीं पे। तो बहुत 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 धन्यवाद सर आप लोगों का। और आप लोग कमेंट्स करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा चैनल का रीच पहुंचेगा और लोगों तक अपनी बातें पहुंच पाएंगी। जय भीम प्रमोद पासी जी। हमारे साथ लर्नर जी भी आ चुके हैं, तो सर स्वागत है आपका। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जय भीम जय भीम सर। सर, जय भीम मेरी तरफ से सबको और सुनने वाले दर्शकों को भी। ओके,
आज सर सभी दर्शकों को पता ही चल गया होगा, सौरभ सर ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। उस माध्यम से और भी चीज़ें पता चली होंगी जो लोगों को पहले नहीं पता थी। तो मैं अपने साथियों से चाहूँगा कि साथियों, आपने पिछली स्ट्रीम में हमें बहुत प्यार दिया था और उस प्यार के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं आप लोग ऐसा ही प्यार हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। और हमारी पिछली स्ट्रीम काफ़ी सक्सेसफुल रही। हम चाहते हैं आप लोग मेहनत करें और इस स्ट्रीम को भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अभी भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग देख रहे हैं। और जैसे पिछले स्ट्रीम में आपने भरपूर समर्थन किया था, पूरा आपने 200 प्लस वॉचिंग कराई थी। मैं चाहता हूँ आज भी आप लोग पूरी मेहनत करें और इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। देखिए, क्योंकि ये जो काम है ना, एक मिशन है। जब तक आप इस मिशन को बढ़ाना चाहते हैं ना, इसके लिए आपको अपनी विचारधारा को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा। और जब तक आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे ना, तो हमारा काम कहीं न कहीं अधूरा रह जाएगा। सौर्य सर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इतने अच्छे से सब कुछ खोज रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। रमेश सर चैनल पे टाइम दे रहे हैं, हम लोग भी ऐड होते हैं अपनी बातें रखने के लिए। तो आप एक दर्शक के तौर पर बस इतना करें कि इस आवाज़ को ना बहुत लोगों तक पहुँचाएँ। जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, जिससे हमारे पास अच्छे-अच्छे लोग आएँ और अच्छी-अच्छी विचारधारा का हमारा प्रसार-प्रसार। तो ये हमारे सभी दर्शकों के लिए था। और ठीक है सर, अगर आप बीच में कोई बात चल रही हो तो आप उसको कंटिन्यू करें, फिर दर्शकों से भी बात करने का समय ले लेते हैं हम लोग कुछ देर बाद। बिल्कुल सर। तो आगे बढ़े सर। हेलो। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। और दर्शकों को लिंक आर्य। मिल गई है कि नहीं सर? एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दर्शकों के पास लिंक अवेलेबल हो तो रमेश सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दर्शकों को लिंक अवेलेबल करा दें, जिससे अपने इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग सीधा बात करना शुरू कर दें। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर। तो उस समय की बात है कि महिलाओं को जो शिक्षा मतलब शिक्षा के लिए मतलब उनका बहुत ही बड़े लेवल पे उनका विरोध हुआ इस कार्य का। एक मतलब दहशत का वातावरण वहाँ पे निर्माण किया गया और उसी का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि 1830 में जो है मिसेस विल्सन, इन्होंने जो शनिवार वाड़ा करके एक प्लेस है पूना में, तो वहाँ पे एक छुप कर लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाने का उन्होंने एक प्रयास किया था। और 1844 का समय है जब चर्च ऑफ स्टॉकलैंड मिशन ने मंगलवार मंगलवार पेट करके वहाँ पे एक दूसरी जगह है, वहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया गया था। पर ऐसे उस समय पे क्या हो गया था कि वहाँ के जो धर्मांध लोग थे, उनके डर के वजह से जो है इस काम को जो है वहाँ पे मतलब जिस तरीके से उन्होंने अफवाहें और अंधविश्वास जो फैलाया, तो उस कारण जो है ये स्कूलें मतलब बंद करानी पड़ी, जो इस देश के लिए बहुत ही एक मतलब गलत बात है, जो नहीं होना चाहिए था वो घटना इन धर्मांध लोगों की वजह से करना पड़ा। धर्म के ठेकेदारों ने आखिर ये स्कूल को बंद करवाए। लेकिन जो है कि महात्मा फुले यहाँ पे चुप नहीं बैठे। उन्होंने इन लोगों के जो थे धर्म के ठेकेदार, जो जिसका हमने भीमा कोरेगांव पूना में अभी 1 जनवरी की स्ट्रीम में भी बहुत सारी चीजें समझे कि पूना में किस तरीके का माहौल था, वो लड़ाई पूना में जो हुई थी और किस जज्बे के साथ वो जज्बा उनके ऊपर उनमें क्यों पैदा हुआ था, किस तरीके की व्यवस्था थी, किस तरीके का अन्याय अत्याचार वो सह रहे थे और वहां से निकलने के लिए जो उनमें जो आक्रोश था, मतलब उस व्यवस्था ने उन्हें कितना सताया था जिस वजह से वो उनके मन में वो आक्रोश आया था। तो वही हुआ। तो ऐसी जगह पर उसी पूना में महात्मा फुले जी ने जब ये 2 स्कूलें बंद हुई तो महात्मा फुले वहां पे चुप नहीं रहे, तो महात्मा फुले ने वहां पे जाके 5 स्कूलें और चालू कर दी। तो 5 स्कूलें उन्होंने और खोली। इसको हम यही कह सकते हैं कि शेर के गुफा में घुस के शेर का शिकार करना। तो ये इस किताब में इस पैराग्राफ का पूरा एक सार था जो मैंने शॉर्ट में आपको हिंदी में बता दिया हूँ। तो इस तरीके के बहादुरी के कार्य जो है मतलब निडर होकर शिक्षा का प्रचार प्रसार महात्मा फुले जो है वो करते रहे। करणारा विष्णुपंत थट्टे यांना धमक्या देऊन दहशत पसरून अध्यापकाची नोकरी सोडायला लागली। तो इनके जो कुछ साथी जिसके हमने नाम लिए, जो महात्मा फुले जी के इस क्रांतिकारी कार्य में उनका साथ दे रहे थे, तो लोगों ने
वो साथ देने वाले उनके सहयोगियों को भी धमकाने की कोशिश कर दी, उनको मारने की धमकियाँ आने लगी और उस वजह से जो है उन्होंने धीरे-धीरे डर के मारे जो है कुछ लोग महात्मा फुले जी का साथ जो है वो छोड़ते चले गए. विद्या शूद्रा घरी गेली, पुण्यावर आपत्ती कोसळणार, महापाप झाले अशी हटाकटी सनातनी लोग पिटू लागले. तो उस समय के जो सनातनी लोग थे, उन्होंने इस तरीके की अफ़वाह फैलाने लगा दिए कि भाई अभी शूद्रों के घर में शिक्षा पहुँच रही है, तो इसके वजह से बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा महापाप हो रहा है और इसकी वजह से बहुत बड़ा संकट जो है, हम सबके ऊपर आने वाला है. तो इस संकट को रोकने के लिए मतलब लोगों का सहयोग वो जमा करना चालू करते थे. भाई संकट से बचने का एक ही उपाय है कि इन स्कूलों को जो है जल्द से जल्द बंद करवा दिया जाए. तो इस तरीके का इन सनातनियों द्वारा षडयंत्र रचा गया. सावित्रीबाई भिडेवाड्यातील पहिल्या शाळेतील शिकवण्यासाठी जाऊ लागल्या होत्या. जाता येता त्यांच्यावर दुष्ट प्रवृत्तीचे सनातनी लोक दगड मारणे, पान खाऊन अंगावर थूकणे, शेण फेंकणे असले विभिन्न प्रकार करीत होते. जब सावित्रीबाई इस भीड़वाड़ा में जब उन्होंने स्कूल खोले और जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तब लोग जो है उनके ऊपर जो है ये सनातनी लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक के मारना, पान खा के थूकना उनके आंख के ऊपर, गोबर फेंकना, ऐसी बहुत सी इस तरीके की जो है काम उनके ऊपर करते थे. उनको गालियां बकना, उनकी मजाक उड़ाना, उनके चरित्र हनन करना, इस प्रकार की घटनाएं जो है सावित्रीबाई फुले के साथ होने लगी. इस तरीके की तकलीफें और इस तरीके से परेशान उन्हें करने लगे. लेकिन सावित्रीबाई फुले किसी भी इन बातों से जो है जरा सा भी विचलित न होकर उन्होंने जो अपने शिक्षा का जो बीड़ा उठाया था वो निरंतर वो करते रही और इसके समाधान हेतु जो पान खा के थूकना है ना, तो उसके लिए क्या करते थे वो साथ में जो है अपने साथ 2 कपड़े लेकर जाते थे और एक जो है स्कूल जाते-जाते गंदा हो जाता था, तो उस वजह से जो है स्कूल जाने के बाद उसे चेंज करके फिर वो मतलब पहनते थे और तब तक के उसे धो के सुखाने के लिए रख देते थे ताकि जब घर वापस जाओ तो फिर ये वाला ड्रेस गंदा हो जाता था फिर घर जाके चेंज. मतलब आप इमेजिन कीजिए किन हालातों में कोई दूसरा होता तो वो टूट जाता, सरेंडर कर देता. तो इसीलिए इन सभी बातों की वजह से ही सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले एक उनका एक अलग परिचय हमें देखने को मिळता आहे. एकदा मात्र अतिच घडले. सावित्रीबाई फुले शाळेत जाताना सनातनी प्रवृत्तीच्या उपद्रवी टोळ्यांनी त्यांना रस्त्यावर अडवले. त्यापैकी एक धटिंगण पुढे आला. त्याने सावित्रीबाईंना धमकावून शिकवण्याचे काम बंद करावयास सांगितले, अन्यथा भर रस्त्यावर आबरूची थिंड उडवण्याची धमकीही दिली. ये देखिए ये सनातनी लोगों के मतलब कुकर्म कि भाई जब सावित्रीबाई फुले एक बार जब पढ़ाने जा रही थी तो एक सनातनी ने उनका रास्ते में रास्ता रोका और उनको उनकी इज्जत के मतलब आबरू लूटने इज्जत लूटने की तक के उनकी मतलब इस तरीके की भी धमकी उन्हें दी गई. सावित्री आई सुरुवातीला समझण्याचा प्रयत्न केला पण ते निष्फळ ठरला. तो सावित्रीबाई फुले ने जो है उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बंदा जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं था, नहीं समझा. पुढे पुढे येत असे पाहून सावित्रीबाईंनी पावित्र्य घेतला. तो पुरेसा जवळ येताच त्यांच्या थोबाडात सनसनी ठेवून दिली. अनपेक्षित प्रतिसादाने तो बदमाश घाबरून पड़ून गेला. पहले जब उसने इस तरीके की धमकियां देना चालू कर दिया, सावित्रीबाई फुले ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया. जब समझने की जो बोलते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब इस लेवल तक की बात चले गई वो तो सावित्रीबाई फुले ने जो एक जोर से तमाचा लगाया उसके गाल पे बीच रास्ते में, तो डर के मारे फिर जो है मतलब उसको लग रहा था कि भाई डर जाएंगी पर उसने जो जिस तरीके की उम्मीद किया था तो उस तरीके का ऐसा कुछ हुआ नहीं. सावित्रीबाई फुले ने पलट के उसको जो दो एक तमाचा लगाया कि डर के मारे उसे वहां से आखिर भाग जाना पड़ा. तो यहाँ से सावित्रीबाई फुले कितनी निडर व्यक्ति निडर स्वभाव की भी थी ये भी हमें एक परिचय उनका पता चलता है. या प्रसंगामुळे सावित्रीबाईचा पुण्यामध्ये दरारा निर्माण झाला और इस घटना के बाद से जो है सावित्रीबाई फुले का एक अलग ही दबदबा एक अलग ही दहशत वहां पे बनने लगी उनके बीच में. हा प्रसंग समजल्यावर ज्योतिरावांना वाईट वाटले. त्यांनी सावित्रीबाईंना धीर दिला. शिवाय तेव्हापासून त्यांना शाळेत पोहोचवायला व घरी परत यायला सुरक्षतेसाठी शिपायाची नेमणूक करण्यात आली. तो
ज्योतिबा फुले ने को ये सारी बातों का बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन के तौर पे सावित्रीबाई को हिम्मत भी दिए और उसके बाद से जो है उन्होंने उनको आने जाने के लिए एक सिक्युरिटी गार्ड की जो है वो अरेंजमेंट करवाई. सावित्रीबाईच्या कमालीची धाडसी होत्या म्हणून ते सर्व त्रास सहन छळ यांना पुरून उठला. सावित्रीबाई फुले खुद एक सेल्फ मोटिवेटेड अपने इस कार्य को लेकर वो खुद कितने सीरियस थे. इस वजह से वो है इसी वजह से जो है ये सारी तकलीफों को वो उन सारी तकलीफों को ध्यान न देते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य की तरफ ही ध्यान दिया. तो अभी ये हो गया मतलब यहाँ तक कि हमने देखा है कि भाई उनका किस तरीके से शिक्षा प्रारंभ होता है. शिक्षा प्रारंभ होने के बाद उन्होंने जो अपना कार्य जब चालू किया तो किस तरीके से परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी. उसके बाद आते हैं एक जो उनके जीवन में जो एक बहुत ही दुखद और मुख्य घटना घटी और वो था कि उनके इस कार्यों से उनके पिताजी समझ नहीं पाए और परेशान होकर उन्होंने उनको घर से निकालने का जो आदेश निकाला. तो उस घटना को भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं. गोविंदरावांचे ज्योतिराव व सावित्रीबाईंवर मनापासून प्रेम होते. गुणाचा मुलगा व गुण संपन्न सून मिळाल्याचा त्यांना आनंद अभिमान होता. परंतु ज्योतिराव व सावित्रीबाई यांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यामुळे सनातनी धर्मांतरण आणि काही स्वकीय यांनी गोविंदरावांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा व उपद्रव चालविले होते. क्या है गोविंदराव जी जो है वो अपने बेटे पे और अपने बहू पे बहुत प्रेम करते थे. लेकिन जो है उनको उनके कार्यों को लेकर उनको उनके मन में अभिमान भी था. लेकिन जो है ये इस धर्म के ठेकेदार जो है और उनके जो साथ के लोग जो आसपास के जो लोग थे वो हमेशा उनके मन में एक डर पैदा करते रहते थे और हमेशा उन्हें डराते रहते थे. त्या काळी महिलांना विशिष्ट कामाव्यतिरिक्त इतर गोष्टीसाठी उंबरठा उंडालून बाहेर पडणे हे अनिष्ट व अनैतिक समझे जाते थे. तो उस समय जो है कि महिलाओं को सिर्फ काम के अलावा अगर वो किसी अन्य काम के लिए बाहर अगर वो निकलती है, घर के बाहर निकलती है तो वो एक अनैतिक समझा जाता था. अनैतिक समझा जाता था और उस वजह से जो है महिलाएं बिगड़ती है, बिगड़ जाती है, ऐसा डर जो है उनके मन में जो है गोविंदराव जी के मन में आसपास के लोग हमेशा उनके मन में ऐसा डर पैदा करते रहते थे. धर्मशास्त्रानुसार स्त्रिया व शूद्र यांना शिक्षण घेण्यास सक्त बंदी आहे. अशा परिस्थितीत सावित्रीबाई स्वतः महिला असून शिकते, त्यासोबत मुलींना शिकवायला जाते. मतलब धर्मशास्त्रों की दुहाई देने लगे उनके सामने कि भाई धर्मशास्त्रों के हिसाब से जो है महिलाओं को तो शूद्र माना गया है और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती. वो तो पढ़ने की अनुमति छोड़ो, ये तो पढ़ भी रही है और पढ़ा भी रही है. तो इस वजह से क्या हो सकता है, उस वजह से जो है आपकी बहू जो है वो बिगड़ जाएंगी. ऐसे जो है ऐसे वो उनको बताते थे और वही बातें फिर जो है गोविंदराव जी वो आकर ज्योतिबा फुले जी को बताना चाहते थे कि भाई धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है, लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यताएं है कि भाई बहू अगर बाहर जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी. इस तरीके से जो है ज्योतिराव जी बाहर की बातें घर पे ज्योतिराव जी को बताने का प्रयास करते थे. अशा प्रकारे धार्मिकांचे कार्य सुरूच ठेवले तर पुढील 42 पिढ्यांना नरकात जावे लागेल. मतलब इतना ही नहीं, सिर्फ बिगड़ी नहीं जाती तो आगे की जितनी भी तुम्हारी 42 पीढ़ियां जो होगी तो वो जो 42 पीढ़ियां जो है वो नर्क में जाएंगी. ये नर्क का भी डर जो है वो गोविंदराव जी को लोग बताने लगे और वही बातें फिर गोविंदराव जी जो है अपने बेटे ज्योतिराव जी को बताने लगे. अज्ञानी स्वजातीय लोकांनी सावित्रीबाईच्या अध्यापनाच्या कार्यामुळे कुळाची आबरू जात असल्याची आवई उठली होती. तो भाई जिस समाज के लोगों को वो पढ़ा रही थी, जो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो भाई वो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वजह से उस समाज का, उस परिवार की जो है वो इज्जत जो है वो समाज में कम हो रही है. इस तरीके की भी बातें जो है उस समय चलाई जा रही थी. एवढेच नाही तर शेतमळ्यात येऊन गोविंदरावांना काही बाही सांगणे, दम भरणे, मारामारीची भाषा करणे, टोचून बोलणे, धमकावणे असे प्रकार सुरू झाले. तो इतना ही नहीं, तो जब वो अपने खेती में काम करते रहते तो उनको कुछ भी मतलब बहका देना, उनके ऊपर दम भरना, मारने की धमकियां, मारने की बातें करना उनके साथ, उनको ऐसी मन को लगे चुप जाए ऐसी बातें बोलना, इस प्रकार से धमकाने का जो काम है वो कंटिन्यू करते रहे. जिस वजह से क्या हो गया कि उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ी सी
डगमगा गई. त्यांनी ज्योतिराव व सावित्रीबाई यांना शिक्षण बंद करण्याविषयी समझाने का प्रयास किए. वो अपने बेटे से और बहू से बहुत प्यार करते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने मतलब इनके डर के वजह से तो या अपने परिवार की सुरक्षा की नज़र से देखा जाए तो उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया. लेकिन जो है बहुत समझाने का प्रयास किया, पण त्याचा उपयोग काहीच झाला नाही. लेकिन जो है महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले इनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ. लोकांकडून होणारा त्रास अपमानित वाढल्यामुळे शेवटी नाईलाज त्यांनी ज्योतिराव व सावित्रीबाई फुलेंचा निर्वाणाचा इशारा दिला. और जब इनको अंदर लगा कि भाई ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है इसमें और समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर उन्होंने जो है उन्हें एक पहले इशारा दिया कि भाई अगर तुम ये सब बंद नहीं करते तो तुम्हें मैं इस घर से निकलवा दूंगा. और उनके सामने एक ऑप्शन रखा कि भाई एक तो तुम जो है ये काम बंद कर दो, स्कूलें बंद कर दो तुम्हारी, नहीं तो फिर ये घर छोड़ दो. सीधा सीधा जब कोई उपाय नहीं रहा तो उन्होंने गोविंदराव जी ने सीधा एक ऑप्शन दिया उनके सामने. तो इस ऑप्शन आने के बाद भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जरा सी भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने सीधा अपना निर्णय सुना दिया. और निर्णय यही था कि हम घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं. तो मतलब ऐसी ऐसी कितनी विपरीत परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए इतना कुछ किया, ये हर किसी को जानना और समझना बहुत जरूरी है. घर सोडताना सगुणाबाईची परवानगी गेल्या होत्या. त्या परत आल्यावर त्यांना खूप वाईट वाटले. एक्चुअली क्या है, जब ये घर छोड़ के जा रहे थे तो जो ज्योतिबा फुले जी की जो मौसेरी बहन थी सगुना माई, तो ये कहीं बाहर गांव गए थे तो उनको पता नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई है करके. और जब आने के बाद जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा. गोविंदरावांनी दिलेल्या वस्तू, कपडी, भांडी व धान्य घेऊन त्या ज्योतिरावांकडे भेटायला गेल्या. तो उनको फिर जैसे भी जो भी कपड़े, बर्तन और थोड़ा सा अनाज लेकर वो तुरंत वहां से निकले और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनसे मिलने के लिए वो तुरंत चले गए. सावित्रीबाईंनी दिलेले व यासोबत स्वतःच्या कष्टातून मिळवलेली रक्कम त्यांना देऊन आली और वो तुरंत उनसे मिलने गए. उनको लगा कि भाई अभी बहुत परेशानी में होंगे और इस वजह से जो है उनके पास उनको जो है कुछ अनाज, कुछ बर्तन और कुछ कपड़े ये देकर और उन्होंने जो कुछ, क्योंकि वो काम भी करते थे तो उनके पास जो थोड़ा सा जो पैसा था तो उनको वो पैसे की मदद भी जो है सगुना माई द्वारा सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को की गई. सोन्याच्या आगीत अधिकच झळाळी येते, त्याचप्रमाणे आलेल्या संकटाच्या आगीतून ज्योतिराव आणि सावित्रीबाई फुलेचं व्यक्तिमत्व और भी झलक उठा. जैसे बोलते हैं ना कि लोहे पे जब हथौड़े का मार पड़ता है तो वो और भी मतलब नोकदार और धारदार बनता है. तो इसी तरीके की वो परिस्थिति आती है. इन सारे हालात से वो टूटने की बजाय वो और मजबूत होते गए. तो ये एक इमेज अभी आपके सामने होगी जहाँ पे सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ा रही है. ये हमेशा उनके ऊपर जो भी किताबें छपती है तो ये इमेजेस हमें हमेशा देखने को मिलती है. तो यहाँ तक कि अभी हो गया, उनका घर भी छोड़ने पे मजबूर. सर स्ट्रीम ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है ना? बस अभी थोड़ा ही बचा है. ठीक है सर, थोड़ा ही बचा है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. हाँ. और साथियों को मैंने लिंक दे दिया है. एक मिनट सर, साथियों को मैंने लिंक दे दिया है. जो साथी ऐड होना चाहते हैं अभी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव चैट में लिंक उनके पास है वो ध्यान रखें. और अपने जो मॉडरेटर्स हैं जो चैट को कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि लिंक आप अपने पास कॉपी करके रख लीजिए. जब भी कोई टुन्नी आए उसे पेस्ट करते रहिए बीच बीच में. और इस चैनल का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें अपने साथियों में भी और टुन्नियों में भी, दोनों में ही लिंक को शेयर करना है. तो सभी लोग लग जाइए काम पे और फटाफट लिंक शेयर करते रहिए. सर आप कंटिन्यू करें. हाँ. तो साथियों नेक्स्ट चैप्टर है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को मारने के लिए जो सुपारी दी गई थी, बहुत ही शॉर्टली क्योंकि इसके पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ. तो क्या हो गया था कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इतना कुछ धर्म के ठेकेदारों द्वारा और सनातनियों द्वारा इतना परेशान और इतना कुछ करने के बाद भी जब उनका कार्य कहीं पर भी जरा से भी वो नहीं डगमगाए और अपना कार्य जो है वो निरंतर चालू रखा, तो उन्हें एक अंतिम उपाय के तौर पे
जो बात सूझी वो बस यही सूझी कि भाई अब इन दोनों का खून कर देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए, रास्ते से इनका कांटा हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है उन्होंने एक धोंडीराव नामदेव कुंभार व एकनाथ रामदेव रोडे नाम के दो व्यक्तियों को जो है एक एक हजार रुपए की सुपारी देकर उनको जो है उनके घर पे उनको मारने के लिए भेज दिया गया। इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे और ये भी बताया कि बाद में फिर उनका हृदय परिवर्तन। मैं इसमें एक एडिशनल बात आपको ये बता दूं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की किताब जो है गुलामगिरी, इस किताब से बहुत लोग परिचित होंगे। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि उस किताब में जो है एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में वो किताब है, ज्योतिबा फुले और धोंडीबा इनके बीच में एक चर्चा हो रही है। तो उस किताब में जो धोंडीबा नाम का जो कैरेक्टर उस किताब में हमें देखने को मिलता है, तो साथियों मैं बस इसमें यही एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये धोंडीबा वही कैरेक्टर है जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले इनकी हत्या करने के लिए उनके घर गए थे। तो एक हत्यारे को भी, एक अहिंसक को भी, हिंसक को भी अहिंसक बना के उसे खुद इस शिक्षा का महत्व समझा के आगे चल के शिक्षा के प्रचार प्रसार में उसे खुद भी इस काम में लगाया। तो वो कितने मोटिवेशनल स्पीकर रहे होंगे, अपनी बात वो कितनी सादगी के साथ और कितने बेहतरीन तरीके से रखते होंगे कि एक क्रिमिनल माइंड का इंसान भी जो है कुछ ही थोड़ी ही डिस्कशन में जो है वो उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो भी जो है उनके इस कार्य में बराबरी का हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही से पता चलता है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कितने बेहतरीन एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे होंगे। तो ये बताना था कि ये वही धोंडीबा है जो गुलामगिरी में हमें पढ़ने को मिलता है। कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताया था कि हमें भी पता चले कि भाई समाज कितना पढ़ता है और आपने इस चीज को अनुभव भी किया होगा। इस किताब को लेकर और भी एक बहुत ही प्यारी चीज है जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के आप जिन्होंने ये किताब पढ़ी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो सर इस प्रमोद घटना जी के आपके बाद लिए की लिख रहे हैं सर, प्रमोद जी हाँ, आपके लिए लिख रहे हैं कि शौर्य कुमार जी क्रांतिकारी जय भीम आपको, और आपसे कह जय रहे हैं भीम कि सर। आपकी प्रस्तुति बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सर। हाँ सर, मैं कंटिन्यू सभी करें और ये इसके बाद बाकी कुछ साथियों का पेजेस, प्रेम भरा कमेंट लेंगे बिल्कुल हम आगे। कुछ कुछ पेजेस बचे हैं। तो ये है, अभी हम अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट पड़ाव पे जा रहे हैं। जैसे कि जो दुष्काल मतलब उसको क्या बोलते हैं, अकाल 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 जो पड़ा था, तो उस समय की ये घटना है। 1876 की बात है जब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस अकाल की वजह से सरकार ने जो है फेमिन कमीशन का एक आयोजन किया था और उसमें जो भी अकाल पीड़ित को मतलब वो किस तरीके का वो अकाल था उसकी एक भयानक हकीकत जो है इस कमीशन ने मतलब इस अकाल के लिए उस कमीशन का गठन किया गया था। सावित्रीबाई चक्रवर्ती और इस अकाल में जिस तरीके की हालत थी, ऐसे इन हालातों के ऊपर सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी कई कविता के माध्यम से भी उस अकाल की उस परिस्थिति से अवगत करवाया है। तो भीषण अकाल दुष्काळ पडला, असे जानते लोग बोलू लागले, गरीब लोग जनावरे अन्न पाणी मिळण्यासाठी तडपडून मरू लागले। मतलब ये इतना भयानक अकाल था कि भाई जानवर और इंसान दोनों के मारे ऐसी तड़प तड़प के मरने लगे। और कहा जाता है कि भाई उस रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में महाराष्ट्र की भूमि में ऐसा अकाल जो है पिछले 100 सालों में कभी नहीं आया था, जो अकाल 1870 आया था। और इस अकाल का परिणाम इतना भयानक रहा कि लोग भूख से मरने लगे और भूख से मरने लगे। तो इस बीच जो है सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके द्वारा जो है हमने स्टार्टिंग में देखे कि 52 ऐसी काउंटर्स खोले गए जहां पे लोगों के 2 वक्त के खाने की रोटियों की मतलब खाने की व्यवस्था की गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एक सेंटर पे लगभग 2-2 हजार मतलब सॉरी सभी सेंटर मिला के एक दिन में 2-2 हजार लोगों की खाने की व्यवस्था उस समय जो है सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके द्वारा इतना बड़ा कार्य किया गया।
2-2 हज़ार लोगों को डेली खाना खिलाना, ये कितना बड़ा काम है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके की वो अकाल के समय की वो घटना थी, जहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले सामने आए। उन्होंने उनके खाने की व्यवस्था की। उसके बाद ये भी हमने इसके पहले इसका ज़िक्र हो चुका है कि जैसे कि बचपन में जो है, जो कम उम्र में जिनका जो विधवा हो जाती थी, ऐसी महिलाओं को जो है, उनका मुंडन कर दिया जाता था। तो उनका मुंडन ना हो, इसीलिए मुंडन करने वाली जो कम्युनिटी थी, जिसे नाई कहा जाता है, उन नाई को ही उनका हृदय परिवर्तन, उनका मन परिवर्तन करके उसको इस कुव्यवस्था के प्रति उनके मन में मतलब अवेयरनेस लाकर उन्हीं को साथ में लेकर कि भाई हम बाल काटेंगे नहीं, ऐसा एक मोर्चा, एक ऐसा आंदोलन, उस आंदोलन सफलतापूर्वक वो उस आंदोलन में वो काफ़ी हद तक के और मतलब वो आंदोलन पूरी तरीके से सफल भी रहा। तो इसका ज़िक्र इस चैप्टर में किया था। तो उसके बाद जो है वो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे कि एक अकाल जो है वो आया था। उसके बाद जो है दूसरा अकाल जो है 1896 में भी एक बहुत ही उसी लेवल का, उसी प्रकार का एक जो है बहुत बड़ा अकाल फिर से महाराष्ट्र में आया था, जिस वजह से लोगों का हाल बेहाल, उनको खाने की सुविधा, और उस समय भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मतलब अपना बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी जन सेवा का परिचय हमें वहाँ पे देखने को मिलता था। वो इतना ही नहीं, तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी, उस समय के गवर्नमेंट से भी मिलके उनके ऊपर भी दबाव बना के इस अकाल में उन्हें जो है सरकारी मदद मिलनी चाहिए, इसलिए वो एक पैरेलल में खुद तो सहायता कर ही रहे थे, लेकिन सरकारी मदद भी मिले, इसलिए वो भी पैरेलल में एक आंदोलन चला रहे थे। तो वो जो अकाल था वो 1896 का वो अकाल था, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। और अभी हम लास्ट चैप्टर पे आ रहे हैं कि 1897 जनवरी महीने की बात है। पूना में जो है प्लेग, उस समय एक प्लेग की बहुत बड़ी एक लहर चली थी। तो ये चॅप्टर पढ़ लेते हैं की 1897च्या जानेवारी महिन्यात पुणे परिसरात प्लेगचे थैमास मांडले होते. काखेत गाठ घेऊन तापाने फणफणत रोगी पटापट मरू लागले. प्लेगची साथ आकोट्यात आणण्यासाठी इंग्रज सरकारने रॅड या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात सैनिकांना पाठवले होते. त्या सैनिकांना लोकांच्या रीतीभीती माहिती नसल्यामुळे ते त्यांना नेमून दिलेले कामे लोकांच्या रीतीभीतीची पर्वा न करता करत होते. प्लेगचे रोगी शोधण्यासाठी ते घराघरात बूट घालून जात. रोगी आढळल्यास त्यांना इलाज करण्यासाठी घेऊन जात. अशा प्रसंगी बूट काढून घरात जाणे शक्यही नव्हते, पण त्या गोष्टींचा बाऊ धर्मांतांनी त्यावेळी केला. माणसे मरतात या गोष्टीपेक्षा इंग्रजांचे सैनिक बूट घालून घरात शिरतात, ही गोष्ट महत्वाची. देखिए मतलब ये जो सनातनी और धर्म के ठेकेदार मतलब ऐसे संकट के समय में भी अपने हरकतों से बाज नहीं आते. जब 1897 में जनवरी के महीने में जब प्लेग का एक बहुत बड़ा संकट उस समय आया था, तो उस समय जो है जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, उन्होंने एक एक सही कदम उठाते हुए उन्होंने जो उस समय के जो अधिकारी थे रैड, तो उन्होंने जो है मतलब एक टीम बनाई और उस टीम को आदेश दिया कि भाई तुम जाओ और जहां पे भी तुम्हें पेशेंट मिलता है उस पेशेंट को लेकर तुरंत तुम्हें उसको इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल की पहुंचाने का काम करो. तो लोग जो है वो टीम जो है लोगों के घरों में जूते पहन के जाती थी, क्योंकि उस समय भाई पेशेंट है, उसको तुरंत उठाना है और लेकर जाना है. जल्दबाजी वाला काम था, जितने जल्दी हो गया, क्योंकि बहुत हर जगह महामारी, लोगों में एक महामारी की तरह ये फैल गया था, एक पेंडेमिक ही था वो. तो ऐसे समय में लोगों को गवर्नमेंट बचा रही है वो बात तो साइड में रखे, लेकिन भाई ये लोग जो है हमारे घर में जूते पहन के घुस रहे हैं, इस बात को ही मुद्दा बना के वो लोग जो है इस काम में बाधा बनाने का काम जो है ये उस समय के सनातनी और उस समय के ये धर्म के ठेकेदार करने लगे.
तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इनकी मानसिकता किस हद तक की जाती है। इनके लिए जान, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। कीमत क्या थी तो वो ये इम्पोर्टेंट बात क्या थी इनके लिए कि भाई ये हमारे घर में जूते पहन के घुस रहे हैं। तो देखिए भाई इस तरीके की अक्कल थी सनातनियों तुम्हारे पूर्वजों की। त्या सनातनांना भयंकर वाटली. त्यांना रॅड व त्यांच्या सैन्यावर विनाकारण टीकेचा भाडीमोर केला. त्या साथीच्या काळात प्लेगशी झुंज देण्याचा निर्धार सावित्रीबाईंनी केला. तो देखिए गवर्नमेंट तो अपने तरफ से अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, ये फुले परिवार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो ये भी उस प्लेग के समय में अपने तरफ से पूरा योगदान जो है इनके तरफ से इन्होंने भी अपना योगदान देना चालू किया. ख्रिश्चन मिशनरी, इंग्रजी अधिकारी व इतर मान्यवरांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या. मतलब उस समय जो भी मिशनरी लोग थे, मिशनरी संस्थाएं थी, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सब से वो समय समय पे मुलाकात करने लगे, वो फॉलोअप लेने लगे की भाई किस तरीके का क्या हालचाल है. सत्यशोधक समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या. महात्मा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी, उनके कार्यकर्ताओं की वो समय बैठक लेना चालू कर दिए और उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई भाई कि जो भी प्लेग से पीड़ित है तो उन्हें जो है जल्द से जल्द उपचार की सुविधा अपने द्वारा भी होना चाहिए. ऐसे आदेश जो है अपने सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया. कोणतेही उपाय उपचार करावेत याविषयी त्यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले. तो देखिए डॉक्टरों की और जो नर्स की जब असुविधा होने लगी थी तो उन्होंने जो है अपने ही कार्यकर्ताओं को उसके लिए ट्रेन करवाने का काम किया और ट्रेनिंग देकर जो है इस साथ में इस पेंडेमिक से निकलने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया अपने इस काम में. उन्होंने गाँव-गाँव अपने इन कार्यकर्ताओं को भेजा, जहाँ भी जिसको भी बुखार और इसका प्लेग का पेशेंट मिलता है, उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो, इसके लिए पूरी सावधानी उन्होंने लेते रहे. त्या काळी ही अस्पृश्यांच्या वस्त्या गावाच्या बाहेर असतात और देखिए साथ में जो है जो अछूत समाज जो था वो तो गांव के बाहर रहता था और ये जो बीमारी थी वो वहां तक के फैल गई थी. तो सिर्फ गांव में नहीं तो गांव के बाहर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और लोगों की जान बच सके इसके लिए वो हमेशा मतलब कोशिश करते रहे. त्यांचा कोणी वाली नसे त्या प्लेगच्या साथीतही त्या वस्त्या उपेक्षित राहू लागल्या, परंतु सावित्रीबाईंनी त्या वस्त्यातील रोग्यांकडे लक्ष पुरविले. कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन प्लेगच्या रोगांची माहिती मिळवू लागले. प्लेगचा रोग आढळल्यास त्यावर उपचार करण्यास दवाखान्यात नेले जात असे. तो ये जो अछूत समाज था जिसको गांव के बाहर रहना था, जो वो भी इस पेंडेमिक के में फंस गया था, तो उनको उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा. तो अपने कार्यकर्ताओं को स्पेशल आदेश देकर उनको जो है जल्द से जल्द उपचार की सुविधाएं प्रोवाइड की और दवाखानों में ले जाने के लिए सारी सुविधाएं फुले परिवार की तरफ से की गई. त्यावेळी डॉक्टर यशवंत फुले हे अहमदनगरला सैन्यामध्ये असिस्टंट सर्जन म्हणून काम करत होते. तो जैसे कि स्ट्रीम के स्टार्टिंग में ही मैं पूरी उनकी जीवनी का एक शॉर्ट समराइज कर दिया था. तो मैंने बताया भी था कि भाई यशवंत जो थे उन्होंने ये एक विधवा ब्राह्मण की संतान थी. इनका डिलीवरी और इनका पालन पोषण और इसे दत्तक लेकर पढ़ाया लिखाया और एक डॉक्टर बनाया, डॉक्टर के पद तक के पहुंचाया. और यही यशवंत जो थे उस समय जो है अहमदनगर में उनकी पोस्टिंग थी, वो एक सेना में असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट पे काम करते थे. सावित्री माता ने जो है उनको छुट्टी लेकर तुरंत वापस बुलवाया. उन्होंने कहा कि भाई तुम वो छोड़ो और पहले इधर आओ. पुण्याजवळील घरपोडी येथील ज्ञानोबा ससाने यांच्या माड नारावर झोपडी वजा एक घर उभारून तिथे दवाखाना थाटण्यात आला. तो उन्होंने अपने बेटे को तुरंत बोले कि भाई तू वहां से छुट्टी ले ले और तुरंत पहले इधर आ जा. और एक उनके सहयोगी थे ज्ञानोबा करके, तो उनका एक बड़ी सी जगह थी उनके पास. तो वहां पे एक ऐसा झोपड़ियां बनाकर जो है वहां पे दवाखाने बनाने की शुरुआत की गई और वहां पे एज ए डॉक्टर के तौर पे उन्होंने अपने बेटे को ही खुद छुट्टी लेकर इधर बुलाया. तो कितना महान कार्य, किस तरीके से उन्होंने उस समय में अपना योगदान दिया है ये हम देख रहे हैं की सावित्रीबाई ज्या रोगांना घेऊन येत त्याच्यावर त्या दवाखान्यात उपचार केले जात असे कधीही खाकीत कुशीत कुठल्याही शस्त्रक्रियाही करावी लागत असे. डॉक्टर यशवंत हे सर्व उपचार बिना तक्रार व बिना वेतन रात्र दिवस करीत होते. तो देखिए सिर्फ ये दवाखाने उन्होंने खोला ही नहीं था, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये दवाखाने सभी के लिए निःशुल्क भी थे. तो ये निःशुल्क भी थे
और इसमें जो उनके बेटे डॉक्टर यशवंत राव जो है, ये दिन रात, और सावित्रीबाई फुले भी दिन रात इन रोगियों की सेवा करते रहे. अशातच सत्यशोधक चळवळीचे खंबीर कार्यकर्ते व कामगार चळवळीचे जनक नारायण मोघाजी लोखंडे यांचे प्लेगने 9 फेब्रुवारी 1897 1897 रोजी वयाच्या 48व्या वर्षी निधन झाले. तो नारायण मेघाजी लोखंडे, महाराष्ट्र में ये बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही चर्चित नाम है. जो मजदूर यूनियन जो होती है, मजदूरों का जो यूनियन बनाया गया था, तो यूनियन बनाने में, मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में, हमेशा जब भी मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई की बात आती है तो नारायण मेघाजी लोखंडे, इनका नाम सबसे पहले आता है. और साथियों, ये एक नई जानकारी जो लोग नहीं जानते हैं, मैं स्पेशली हाईलाइट करके बताऊं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि नारायण मेघाजी लोखंडे ये जो थे, ये भी सत्यशोधक चळवळ, जो सत्यशोधक आंदोलन था महात्मा फुले द्वारा चलाया, तो उन्हीं के आंदोलन के ये कार्यकर्ता थे. इसके ऊपर मुझे पता है कि जरूर सवाल, हमें कोई ना कोई सवाल आएगा इसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर फिर बाद में चर्चा करेंगे. तो नारायण मेघाजी लोखंडे, इनका जो है, इनकी मृत्यु भी जो है वो 9 फरवरी 1897 को मात्र 48 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया. सावित्रीबाईसाठी तो मोठा धक्काच होता. इतने सक्रिय और झुंझारू कार्यकर्ता की मौत लाजमी है कि बहुत ही धक्कादायक घटना ये माता सावित्री आई के जीवन में रहा है. त्यातून सावरून त्यांनी आपले कार्य सुरूच ठेवले. फिर भी एक इतना खंबीर कार्यकर्ता गंवाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को विचलित नहीं होने दिया. तुरंत ही जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने अपना अगले काम को स्टार्ट किया. मुंडवे गावात प्लेगचा रोगी असल्याची खबर सावित्री आईला मिळाली. अब ये यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब मुंडवे एक गांव है महाराष्ट्र में, वहां पे जब प्लेग का कोई पेशेंट मिला, ये खबर जब सावित्री आई फुले को मिली, तो वो पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़, इस एक अछूत लड़के को वो प्लेग हुआ था, ऐसी उनको खबर मिली. और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे. घरच्यांनी त्याला अशाच अवस्थेत सोडून, और घर वालों ने, जब कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तो घर वालों ने उसे उसी हालत में वैसे ही छोड़ दिया था. तो उस बच्चे की, उस असहाय बच्चे की परिस्थिति देखकर सावित्री आई फुले उस गांव गए, वहां पर गए. सावित्री आई ने किसी भी प्रकार की जात पात का भेदभाव न करते हुए, किसी भी जात पात की परवाह न करते, उसे एक अपने बेटे की तरह, एक माँ की तरह उस बच्चे को उठाकर घरपड़ीच्या मतलब आस में एक घोरपड़ी करके एक गांव आता है, उस गांव में जो दवाखाना था, उस दवाखाना में लेकर गए, उसे एडमिट किए. और यही वो घटना है कि वहीं से जो है सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग ने जो है अपनी लपेट में ले लिया. और सावित्रीबाई फुले भी जो है इसी घटना के बाद जो है उन्हें भी प्लेग हुआ, और वो प्लेग से उन्हें बहुत बुखार आने लगा. और 10 मार्च 1897 को सुबह 9 बजे के करीब उनका महापरिनिर्वाण होता है. आखिरी सांस तक सावित्री आई फुले जो है वो समाज की सेवा करते रही. और उनके मृत्यु का, उनके महापरिनिर्वाण का कारण भी जो रहा, वो सेवा देते समय उन्हें इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया, और इसी बीमारी की वजह से जो है सावित्री आई फुले का जो है महापरिनिर्वाण. तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें. और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में बेल आइकन भी दबाएं,